प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से समर अपने मन को शांत करने के लिए बाहर सड़क पर टहलने निकला था और अपने सोच विचार में डूबा हुआ टहल रहा था। इसी बीच में समर भाई से उसकी मुलाकात हो जाती है और उसने समर भाई से सॉरी, मैंने कई बार समर भाई कह दिया। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि समर का मन खराब है और वह सड़क पर टहलने निकला है। इसी बीच में शिरीष भाई से उसकी मुलाकात हो जाती है और शिरीष भाई ने उसके परिवार के हर सदस्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो समर ने हर सदस्य के बारे में बताया। अपने परिवार में आए दिन कोई न कोई मुसीबत आती रहती है, कोई न कोई उपद्रव खड़ा होता रहता है, उसके बारे में बताया। फिर उसके बाबूजी अमर की शादी करने के लिए तैयार हैं, उसके बारे में बताया। तो सब जानने के बाद शिरीष भाई ने समर को समझाया कि तुम्हारी समस्या को सुनने के बाद मुझे लगता है कि यह जो संयुक्त परिवार की जो परंपरा है, उस परंपरा को तोड़ना ही चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली बनाना चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहिए। क्योंकि संयुक्त परिवार में रहने के कारण किसी के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। वह ज्ञान विज्ञान और दर्शन की उन्नति नहीं कर सकता, ज्ञान विज्ञान दर्शन के बारे में परिचित नहीं हो सकता। संयुक्त परिवार में रहने से उसके सपने पूरे नहीं हो सकते। इसलिए संयुक्त परिवार की परंपरा को तोड़ करके और एकल परिवार मतलब न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहिए। तब जाकर सबके सब सपने पूरे होंगे, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। ये सारी बातें शिरीष भाई ने समर को समझाई। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं और फिर देखते हैं कि यह पेन काम करता है या नहीं। करने लगा। समर ने शिरीष भाई से पूछा कि माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कैसे करें। अब समर ने पूछा कि यदि हम माता पिता से अलग रहने लगेंगे तो माता पिता के प्रति जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा फर्ज है, हम उस फर्ज को कैसे पूरा करेंगे। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया इसलिए कि बुढ़ापे में उनका सहारा बने। समर ने बताया कि पिता हमें पढ़ाते हैं लिखाते हैं इसीलिए ना कि हम बुढ़ापे में उनकी सहायता करें। तो फिर शिरीष भाई ने समझाया। शिरीष भाई ने कहा कि संयुक्त परिवार अभिशाप तब बन जाता है जब कई संतानें हों। कहा कि संयुक्त परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली अभिशाप मतलब कर्स तब बन जाता है जब उसमें कई संतानें हों। कहने का मतलब कि जनसंख्या ज़्यादा हो, पॉपुलेशन ज़्यादा हो, अधिक बच्चे हों, आर्थिक रूप से परिवार समर्थ न हो और आय के साधन बहुत कम हो। यहाँ बताया कि घर में बच्चे ज़्यादा हों, आर्थिक स्थिति ठीक न हो, आमदनी कम हो, तब संयुक्त परिवार जो है वह अभिशाप बन जाता है। हाँ, संयुक्त परिवार अभिशाप तब न बनेगा जब उस परिवार की आमदनी असीमित हो, अनलिमिटेड इनकम हो घर में, तो खुशहाल रहता है परिवार। लेकिन जब परिवार में आमदनी कम हो,
और सदस्य ज़्यादा हों तो वह संयुक्त परिवार अभिशाप बन जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब सब अलग अलग रहते हैं तो अपने अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में अलग रहकर छोटे भाई को अपने साथ रखकर माँ बाप के बोझ को कम करके उनकी सहायता की जा सकती है। तो समर भाई ने एक रास्ता दिखाया। क्या दिखाया कि ठीक है, तुम अलग रहो और माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभाना चाहते हो तो कैसे निभाओगे वह जानना चाह रहे हो तो मैं बताता हूँ। देखो, अलग रहो और छोटे भाई बहन जो हैं उनको अपने साथ रख लो, तो माता पिता पर से छोटे भाई बहन का बोझ हट जाएगा और इस प्रकार से माता पिता की सहायता हो जाएगी। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को समर्थ बनाकर उन्हें अपनी अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए छोड़ दें। और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा कर दे, समर्थ बना दे, मतलब उसे कुछ करने लायक बना दे। समर्थ का मतलब होता है सक्षम बना दे, एबल कर दे उसको। और उन बच्चों को छोड़ दिया जाए कि जाओ तुम अपनी शक्ति की परीक्षा करो कि तुम अपने बल पर अब क्या कर सकते हो। हमेशा माता पिता चाहते हैं कि बच्चों की डोर अपने हाथ में रखें, तो यह भी अच्छी बात नहीं है। उन्हें अपने बच्चों को छोड़ देना चाहिए अपने पैर पर खड़ा होने के लिए और अपनी शक्ति की परीक्षा करने के लिए। समर सोच रहा था कि यह सब सुनने के लिए प्रभा भी साथ होती तो कितना अच्छा होता। समर सोच रहा है कि इस समय समर शिरीष भाई जो बातें समझा रहे हैं, इन बातों को सुनने के लिए यदि प्रभा भी साथ होती तो कितना अच्छा होता। बाबूजी को बताने पर तो शिरीष भाई साहब को गालियां ही मिलेंगी। यदि समर जाकर बाबूजी को यह बात बताए कि समर भाई ने मुझे ये सारी बातें समझाई है, तो बाबूजी तो शिरीष भाई को गाली ही देंगे। बाबूजी यह समझेंगे कि यह शिरीष जो है वह मेरे परिवार को तोड़ रहा है, मेरे बेटा को मेरे प्रति भड़का रहा है, इसलिए बाबूजी तो उन्हें गालियां ही देते। मामा जी नाराज थे, अतः वे उनके घर खाना खाए बिना ही चले गए। मामा जी आए तो बातचीत किए, सब कुछ तो जरूर किए, लेकिन खाना नहीं खाए। इसलिए नहीं खाए क्योंकि वह नाराज चल रहे थे। कब से नाराज चल रहे थे? समर की शादी के समय से ही नाराज चल रहे थे, क्योंकि लेन देन के मामले में माता जी ने मामा जी को कुछ भला बुरा कह दिया था। आइए, तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है, लेकिन वीडियो समाप्त नहीं होता है। अगला पाठ इसी वीडियो में हम ऐड करके कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं, अगला पाठ नंबर 9 आ गया। प्रभा के प्रति समर का प्यार, प्रभा की मजबूरियों तथा तकलीफों के प्रति दया है या उसके प्रति अपने दुर्व्यवहार का पछतावा? यह प्रश्न समर के मन में कचोटता रहा। तो देखिए, अब इस पाठ में हम लोग यह देख रहे हैं कि प्रभा के प्रति समर के मन में जो प्यार उमड़ रहा है, वह प्यार प्रभा की मजबूरी है या प्रभा की तकलीफ है, उसके कारण समर के मन में प्यार उमड़ रहा है, या समर ने प्रभा के प्रति जो इतने दुर्व्यवहार किए, इतने दिनों तक उसकी प्रताड़ना की, उसको प्रताड़ित करते रहा, टॉर्चर करते रहा, उसके कारण है, या प्रभा की मजबूरी और तकलीफ को देख करके है? यह समर के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब प्रभा के प्रति समर के मन में दया और प्रेम दोनों पैदा हो रहा है। तो
समर खुद सोच नहीं पा रहा है कि प्रभा की मजबूरी और तकलीफ के कारण, या मैंने जो उसके प्रति इतने दिनों तक दुर्व्यवहार किया उसके प्रति है, पता नहीं। उस दिन गर्मी बहुत थी। जिस दिन समर के मन में प्रभा के प्रति प्यार उमड़ रहा था, दया पैदा हो रही थी, उस दिन गर्मी काफ़ी थी। अतः समर ने बाल्टियां भर भर कर पानी छत पर डाला था। तो गर्मी काफ़ी होने के कारण उसने क्या किया था, बाल्टी भर भर कर छत पर पानी डाला था, क्योंकि गर्मी के दिनों में लोग छत पर बिछावन लगाकर सोते हैं, कुछ चादर वगैरह बेडशीट वगैरह लगाकर सोते हैं। तो छत की गर्मी पीठ में लगती है, जिसके कारण लोग दिन में ही शाम में पानी डाल देते हैं कि छत ठंडी रहेगी, और तब जाकर के उस पर बेडशीट लगाकर सोएंगे। धूप से तपी चारपाइयों पर भी पानी डाला, जिसके कारण थककर नींद आ गई। और जो चारपाई छत पर पड़ी हुई थी, उस चारपाई पर भी उसने पानी डाल रखा था, जिसके कारण चारपाई ठंडी हो गई थी। उस पर जाकर सोया, उसे नींद आ गई। प्रभा चौका बर्तन करके नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर इत्र लगाकर ऊपर आई और समर के पैर दबाने लगी। अब यहाँ देखिए, प्रभा शाम को रात को चौका बर्तन सब कर ली, फिर नहाई धोई। गर्मी के महीने में सोने के पहले लोग नहाते हैं, फिर कपड़े बदल। अब यहाँ पर उसने इत्र लगाकर ऊपर आई। अब इत्र लगाना मतलब ये सेंट जो हम लोग परफ्यूम लगाते हैं ना, वो लगा करके ऊपर आई और समर के पैर दबाने लगी। समर ने कहा, नहीं, मुझे हाथ पांव कुछ नहीं दबाने, तुम आराम करो। समर ने कहा कि मुझे हाथ पांव नहीं दबाने हैं, तुम आराम करो। कहने का मतलब यह है कि दिन भर तो वह काम करते करते खुद थकी रहती है, और रात में फिर पति के पैर दबाए, यह समर को अच्छा नहीं लगा। समर लेटा लेटा सारे आकाश को देख रहा था। लेटे लेटे सारे आकाश को देख रहा था। यहाँ पर ही आपको क्लियर हो जाएगा सारा आकाश। सारा आकाश मतलब आकाश में चारों तरफ देख रहा था, जिस पर जैसे तैसे जैसे तारों की नक्काशी की हुई हो। नक्काशी करना मतलब ये जो हमारे शिल्पकार लोग जो चित्र वगैरह बनाते हैं ना बिल्डिंग में, उसी को बोलते हैं नक्काशी करना। चित्र वगैरह बनाने को ही कह लीजिए नक्काशी करना। तो ये जो शिल्पकार लोग जैसे नक्काशी करते हैं, उस तरह से उसे लग रहा था कि तारों की नक्काशी की गई हुई है, मतलब तारों को मिला मिला करके, है ना, चित्रकारी की हुई थी, ऐसा उसे लग रहा था। और कभी कभी एक तारा लपक कर जलती लकीर खींचता हुआ दूसरे दल में जा मिलता था। आकाश में देखेंगे कभी कभी तारे टूटते हैं, तो एक तारा लगेगा कि इस तरफ से उस तरफ गया और फिर वह विलुप्त हो जाता है। तो समर को ऐसा लग रहा था कि एक तारा लपक कर जलती लकीर की तरह खींचता हुआ दूसरी तरफ जाकर के दूसरे तारों के दल में मिल जाता था, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। उसने सोचा कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि इसी जीवन में आदमी सारे नक्षत्रों की यात्रा करके देख सके कि आखिर वहाँ लोग किस तरह रहते हैं। अब फिर उसके मन में इमेजिन होने लगा कि क्या यह संभव नहीं है, कोई ऐसा तरीका है कि आदमी इसी जीवन में, ऐसे तो लोगों का कहना है कि मरने के बाद आदमी ऊपर स्वर्ग में जाता है, लेकिन यह सोच रहा है कि क्या इसी जीवन में कोई जा कर के और ऊपर देखा था कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। लोग कहता है कि एकदम स्वर्ग जैसा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो भी स्वर्ग में गया, क्या वह कभी वापस आया? और जब वापस आया नहीं, तो स्वर्ग में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पर सुविधाएं कैसी है, वहाँ का दृश्य कैसा है, वहाँ की प्रकृति कैसी है, वहाँ की प्राकृतिक बनावट कैसी है,
इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को यहाँ आकर बताया किसने कि लोग कहते हैं कि यह जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसी है। कहने का मतलब कि स्वर्ग तो जिसने देखा वह तो कभी वापस आकर बताया नहीं, और जो कह रहा है कि यह स्वर्ग जैसी जगह है तो वह तो कभी स्वर्ग गया ही नहीं। तो क्या इस जीवन में संभव है कि आदमी जाकर ऊपर देखे कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं? फिर मन में झुंझलाया, थोड़ा अपने मन में ही क्रोधित हुआ। हम अपनी दुनिया के बारे में तो जानते नहीं है, और सारे नक्षत्र मंडल के बारे में जानेंगे। अब अपने मन में हुआ कि अरे, हम तो जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस धरती पर रह रहे हैं, उसी के बारे में तो हमें पूरी जानकारी नहीं है, उसी के बारे में तो हम कुछ जानते नहीं है। और हम ये सारे जो नक्षत्र मंडल हैं, ये जो गैलेक्सी है, प्लैनेट्स हैं, उस पर घूमने की बात कर रहे हैं। शिरीष भाई कहते थे, दुनिया के ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने या उसमें कुछ नया करने की बात तो दूर, जो दूसरों ने कर लिया है हम उसके बारे में भी अभी नहीं जानते। अब आगे हम लोग देखेंगे शिरीष भाई ने जो संयुक्त परिवार में 4 डिमेरिट्स बताए थे, उसमें से एक यह भी बताया था कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हम ज्ञान विज्ञान की प्रगति नहीं कर सकते, यहाँ तक कि दूसरे किसी ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर ली है उसके बारे में भी तो हम नहीं जान पाते हैं। तो अभी तो हमें इस दुनिया में जो ज्ञान विज्ञान ने प्रगति कर ली है, जो साहित्य और दर्शन में जो उन्नति हुई है, उसी के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। तो हम ग्रह मंडल के बारे में, नक्षत्र मंडल के बारे में जानने की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या हम खाक जानेंगे जब हमें इस दुनिया के बारे में ही कुछ जानकारी नहीं है। आइए आगे देखते हैं। समर ने प्रभा से पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं। वह नहा धोकर सोने गई थी, तो खाना खाकर गई थी ऐसे ही। वे दोनों साथ खाना चाहते थे पर संकोचवश ऐसा नहीं कर सकते थे। दोनों चाहते थे कि साथ खाएं, लेकिन संकोचवश मतलब माँ जी क्या बोलेंगी, बाबूजी क्या बोलेंगी, भाभी क्या बोलेंगी, लोग क्या कहेंगे, इस कारण दोनों साथ खाना नहीं खाते थे। अपने सपने दोनों के ऊंचे थे। समर और प्रभा दोनों के सपने बड़े थे। समर ने कहा कि प्रोफेसर बन जाने पर जब उन्हें अलग से मकान मिल जाएगा तो वह प्रभा को शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। समर पढ़ रहा था और उसकी इच्छा थी कि वह खूब पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनेगा। तो जब प्रोफेसर बन जाएगा तो उसे रहने के लिए अलग मकान मिल जाएगा। तो उस समय प्रभा को कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। कहने का मतलब कि प्रभा की हर इच्छा को वह पूरी करेगा। प्रभा पैर दबा रही थी। समर ने कहा कि पैर तो उसे प्रभा के दबाने चाहिए जो पूरा दिन खटती है। अब समर ने कहा कि तुम मेरा पैर दबा रही हो, मुझे तुम्हारा पैर दबाना चाहिए क्योंकि तुम दिन भर खटती रहती हो। प्रभा तथा भाभी ने उस दिन व्रत रखा था। प्रभा तथा भाभी ने उस दिन व्रत रखा था, इसलिए प्रभा हलवा पूरी खीर से व्रत खोला था। हलवा पूरी और खीर से व्रत को तोड़ा था। समर को ये व्रत पसंद नहीं थे। समर को व्रत पसंद नहीं था। समर का मानना था कि व्रत करने से कुछ नहीं होता है, कर्म करने से कुछ होता है। समर ने कहा
कि यदि व्रत के कारण वह बीमार पड़ गई तो दवा का इंतजाम करना भी मुश्किल होगा। समर ने कहा कि तुम व्रत करती हो, व्रत करने में फास्टिंग रहना पड़ता है और इसके कारण तुम यदि बीमार पड़ जाओगी तो दवा का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रभा ने कहा कि व्रत से बीमार नहीं होते बल्कि तबीयत ठीक हो जाती है। प्रभा ने कहा कि व्रत रखने से आदमी बीमार नहीं होता है बल्कि उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। समर का मानना है कि व्रत के लिए दूध, फल, मेवे, मखाने आदि खाने के लिए चाहिए। समर ने कहा कि देखो भाई, जब व्रत किया जाता है तो व्रत में खाने के लिए फल, दूध, मेवे, मखाने ये सब चाहिए और घर की ऐसी स्थिति है नहीं, तो आदमी क्या करता है, इन सब के बिना, बिना फल, बिना दूध, बिना मेवा मखाना के लोग व्रत कर लेते हैं, जिसके कारण शरीर पर असर पड़ता है। दिन भर पानी न पियो, यह तो सजा हो गई ना। अब व्रत करने पर क्या है, दिन भर पानी नहीं पीना है, दिन भर खाना भी नहीं खाना है, तो ये तो एक सजा हो गई ना शरीर के लिए। प्रभा का कहना था कि रोज रोज व्रत थोड़े ही रखा जाता है। प्रभा ने कहा कि अरे तो ये रोज का क्रम थोड़े है, व्रत आदमी रोज रोज थोड़े रखता है, ये तो किसी दिन रख लिया, हो गया, कभी साल 6 महीने में एक बार, साल भर 6 महीने में कभी एक बार व्रत रख लिया। पर समर को यह सब ढकोसला लगता है, यह सब दिखावा लगता है समर को। प्रभा को भी इन सब पर विश्वास नहीं है, पर परिवार में रहकर करना पड़ता है। समर को भी, प्रभा को भी ये व्रत त्योहार पर विश्वास नहीं है, लेकिन अब परिवार में है तो उसे करना ही पड़ता है, क्योंकि यह परंपरा है, माँ जी करती हैं, भाभी जी करती हैं, तो फिर यह नहीं करेगी तो ये लोग क्या क्या बोलने लगेंगे, इसलिए उसे भी व्रत करना पड़ता है। उसने समझाया, व्रत तो एक संकल्प को याद दिलाए रखने का बहाना है। उसने कहा व्रत क्या है, एक संकल्प को, कहने का मतलब हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो डिसीजन लिया है, उसको याद रखने का एक बहाना है। समर के विरोध करने पर वह रोने लगी। अब समर बार बार विरोध कर रहा था कि उसे व्रत नहीं करना चाहिए, तो जिसके कारण प्रभा रोने लगी। समर को अपनी गलती का एहसास हो गया। कहने का मतलब कि उसने ज़्यादा दबाव डाला, फोर्स किया, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और प्रभा को समझाने लगा। तो प्रभा ने कहा, क्या कहा, यह नाराजगी या दुख के आंसू नहीं, यह जीवन की सार्थकता और कृतार्थता के आंसू है। अब समर ने जब समझाया कि क्या तुम नाराज होकर के रोने लगी, तो प्रभा ने कहा कि नहीं, यह नाराजगी के आंसू नहीं है, यह दुख के भी आंसू नहीं है, यह जीवन की सार्थकता और कृतार्थता के आंसू हैं। यह जीवन की जो रियलिटी है और जो कृतार्थता मतलब ग्रैटिट्यूड है, ग्रैटिट्यूड इसका मीनिंग मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग फिर कहेंगे कि सर ये समझ में आया नहीं, तो पर इसको यहाँ लिखता हूँ, सार्थकता, ये रियलिटी है और एंड, और ये जो कृतार्थता है इसका भी यहीं ऐड करता हूँ। और इसको मैं यहाँ खींच करके इधर लाता हूँ, शायद आपको अब दिख जाएगा, है ना। और इसको भी मैंने साथ में ले लिया है। तो यह रियलिटी और ग्रेटिट्यूड के आंसू हैं। समर ने धुंधली आंखों से ऊपर देखा, सारा आकाश तारों की खीलों से झमझम कर रहा था। वह प्रभा को चुप कराने लगा। अब यहाँ उसने धुंधली आंखों से ऊपर की ओर देखा, आकाश की तरफ, तो ये आकाश के, सारा आकाश तारों की
खीलों से, ये खील, इसकी अंग्रेजी मुझे नहीं आती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये चीज़ होती क्या है। आप देखते होंगे कि पूजा के समय धान को भून करके और उससे जो फूटता है उजला उजला मूढ़ी की तरह, खास में यह मूढ़ी नहीं है ना, लेकिन मूढ़ी की तरह वह धान को बालू गरम करके और उसमें उसको भूटा जाता है, तो जिसके कारण से एक उजला उजला मूढ़ी की तरह फूट कर आता है, उसी को खील बोलते हैं। तो सारा आकाश जो था वह तारों की खीलों से, कहने का मतलब कि तारों से और स्टार्स से झमझम कर रहा था, कहने का मतलब कि चमक रहा था। यहाँ झमझम करने का मतलब यह नहीं है कि जब वर्षा होती है और झमझम झमझम होती है और उसकी जो आवाज़ होती है, ये कहने का मतलब नहीं है। झमझम कर रहा था मतलब चमक रहा था, और वह प्रभा को चुप कराने लगा। उधर भाई साहब दहाड़ रहे थे मतलब क्रोध में चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? क्योंकि छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ के कारण वे सो नहीं पा रहे थे। उनकी जो छोटी बेटी थी वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। भाभी बच्ची को अम्मा के पास ले जाकर चुप कराने लगी। तो भाभी ने क्या किया कि वहाँ से उस बच्ची को ले जा कर के और माँ के पास रख दी और वहाँ चुप कराने लगी। समर और प्रभा भी जाग गए। क्यों जाग गए? बच्ची रो रही थी और भाई साहब दहाड़ रहे थे। 1:30 बजा था, 1:30 हुआ था, 1:30 बजा था मतलब 1:30 हुआ था। प्रभा को सोने के लिए कहकर समर आकाश में सप्तर्षि तथा ध्रुव तारे देखने लगा। समर ने प्रभा को कहा सो जाने के लिए। प्रभा सो गई और समर आकाश में सप्तर्षि, आप देखेंगे कि आकाश में नॉर्थ डायरेक्शन में जब आप देखेंगे तो वहाँ आगे 4 तारे रहते हैं और पीछे से 3 तारे, है ना, जिसको हम लोग सप्तर्षि बोलते हैं। और एक बहुत बड़ा स्टार होता है जो नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है, जिसको ध्रुव तारा, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर स्टार। तो ये एक पोलर स्टार होता है, उसको देखने लगा। वह प्रभा को शिरीष भाई की बात बताना चाहता था, इसलिए दोनों जाग रहे थे। शिरीष भाई ने जो कुछ समर को बताया था कि तुम परिवार से अलग हो जाओ और माता पिता की सहायता करने के लिए अपने छोटे भाई बहनों को अपने साथ रख लो, जिससे माता पिता के ऊपर से बोझ हट जाएगा। इस प्रकार से माता पिता की मदद हो जाएगी। इसलिए ये सारी बातें वह प्रभा से बता रहा था, इसलिए जाग रहा था। उसने प्रभा को संयुक्त परिवार के संबंध में शिरीष भाई के विचारों से अवगत कराया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वही बात उसने अपनी पत्नी प्रभा को बताई। उनके अनुसार संयुक्त परिवार में रहकर व्यक्ति अपनी प्रतिभा तथा शक्तियों का प्रसार नहीं कर पाता। जैसा कि ऊपर भी हम लोग देख चुके हुए हैं कि समर भाई ने बताया था कि संयुक्त परिवार में रहेगा तो कोई भी आदमी अपने टैलेंट को निखार नहीं पाएगा, इसलिए उसे न्यूक्लियर फैमिली में, एकल परिवार में, न्यूक्लियर फैमिली को एकल परिवार बोलते हैं, रहना चाहिए। यहाँ तक कि परिवार के लड़ाई झगड़ों के कारण वो अपना फर्ज भी भूल बैठता है। यहाँ तक कि जब संयुक्त परिवार में रहता है तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। उस लड़ाई झगड़ा के कारण आदमी अपना कर्तव्य भी ठीक से नहीं निभा पाता है। उसने प्रभा से कहा कि वे लोग साथ रह कर के अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि हम लोग एक साथ रह रहे हैं और हमारा जो कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति है, क्या हम उस कर्तव्य को पूरा कर पा रहे हैं, सिवाय इसके कि मन ही मन एक कटुता पाले जा रहे हैं। सिवाय इसके मतलब इसके बावजूद हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मन में कटुता मतलब तीखापन, है ना, कड़वापन एक दूसरे के प्रति अपने मन में पाल रहे हैं। जबकि हमें
माता पिता के प्रति अपने फर्ज को निभाना चाहिए, लेकिन हम फर्ज नहीं निभा पा रहे हैं, बल्कि माता पिता के प्रति अपने मन में करवाहट ही पैदा कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हमें अलग होना चाहिए, अलग रहना चाहिए? इस तरह की बातें दोनों के बीच हो रही हैं। अब इस वीडियो में फिलहाल इतना रखते हैं, यह भी 30 मिनट क्रॉस कर गया है। अब यहीं से ये सीरीज भाई का कहना था, यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो फिलहाल इसमें इतना ही, धन्यवाद।